विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। इतिहास कर रहे थे हम, 1857 का रिवोल्ट कर चुके हैं। आज हमें अन्य जन आंदोलन करना है 1757 से लेकर और 1858 के बीच में। कब? जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब से, और जब क्या हुआ 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बीच में और कौन कौन से विद्रोह हुए उनके बारे में करना है। ठीक है, 1857 की महान क्रांति के पूर्व हुए जन आंदोलनों को राजनीतिक, धार्मिक, पहले बांटना पड़ेगा आपको। उसको क्या करना पड़ेगा? राजनीतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, अपदस्थ शासकों के लिए आश्रितों का आंदोलन और अपदस्थ शासकों और जमींदारों के आंदोलन के रूप में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राजनीतिक धार्मिक आंदोलनों के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जो आपके राजनीतिक धार्मिक आंदोलन होंगे उसमें सबसे पहले आता है फकीर विद्रोह। क्या आता है? फकीर विद्रोह। फिर आता है सन्यासी विद्रोह, फिर आता है वहाबी आंदोलन। कौन सा? वहाबी आंदोलन। फिर आता है कूका विद्रोह। कौन कौन से आते हैं? जिनको हम राजनीतिक धार्मिक में रखते हैं वो कौन से आते हैं? फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, कूका विद्रोह। अब क्या हुआ, एक बार सन्यासी विद्रोह याद करके चले गए हम लोग कि जी सन्यासी विद्रोह के नेता कौन? द्विज नारायण कीना सरकार। क्या पढ़ के चले गए? कहां पर हुआ जी? बंगाल में हुआ। किसने लिखा? आनंद मठ में। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ठीक है, वंदे मातरम भी लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऐसे ही था कुछ है, सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा ना, वो सब पढ़ के चले गए। अब उसने क्वेश्चन पूछा कि फकीर विद्रोह का नेता कौन था। अब हमें लगा यार फकीर और सन्यासी दोनों क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, तो यही होगा, लेकिन अंतर है दोनों में। फकीर विद्रोह का मजनून शाह चिराग अली शाह नेता है, और जो आपका सन्यासी विद्रोह है उसका नेता कौन है? द्विज नारायण और कीना सरकार। कौन है? द्विज नारायण और कीना सरकार। तो पहले मैं फकीर विद्रोह के बारे में बता देता हूं। बंगाल में हुआ भाई। कहां पे हुआ? 1776 1777 में शुरू हुआ, 76-77 में शुरू हुआ। यह घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक फकीरों का गुट था। किसका? घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों, धार्मिक फकीरों का गुट था, जिनका नेता कौन था? मजनून शाह और चिराग अली शाह। तो मजनून शाह ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की। मजनून शाह की मृत्यु के बाद चिराग अली शाह ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने भी इस आंदोलन को सहायता दी थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नंबर 1, फकीर विद्रोह कहां पर हुआ? आपने बोलना बंगाल में हुआ। दूसरा पूछेगा कब हुआ? आपने बोलना 1776-77 में हुआ। आपने बोलना नेता कौन थे? तो आपने बोलना मजनून शाह, चिराग अली शाह। साथ में 2 नाम और याद रखने, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। भवानी पाठक और, बस फिलहाल इतना याद करो, डिटेल में फिर कभी करेंगे उसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा अगर माना पीसीएस में भी क्वेश्चन आता है तो 20 शब्दों में ही आएगा। 20 शब्दों में आपने इतना ही लिखना है, 20 शब्द हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सन्यासी विद्रोह। कौन आता है? सन्यासी विद्रोह 1770-80 के बीच में चला। ये 1770 से 80 के बीच में चला। यह विद्रोह बंगाल में हुआ। सबसे पहले ये याद रखना कहां पर हुआ? बंगाल में हुआ। 1770 में बंगाल में पड़े भीषण अकाल ने इस प्रांत में अराजकता और कष्टों से ग्रस्त कर दिया। दूसरी ओर तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध ने सन्यासियों को इतना क्षुब्ध कर दिया कि वे विद्रोह पर उतर आए। तो 2 चीजें बतानी है आपने, बंगाल में अकाल पड़ा, दूसरा आपने बोला तीर्थ यात्रा कर लगा दिया गया, या तीर्थ यात्रियों को प्रतिबंधित कर दिया गया जाने से, तीर्थ यात्रा करने से। तो कौन क्षुब्ध हो गए भाई? सन्यासी। तो सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। अब जिनका ना आगे ना पीछे, उन्हें मरने का भी डर नहीं होता है। एक पुरानी पिक्चर देखना, प्रदीप कुमार उसमें हीरो है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। ठीक है, और पृथ्वीराज कपूर है मेरे ख्याल से उसमें, द्विज नारायण बने हुए, और जो प्रदीप कुमार हैं वो कीना सरकार हैं। लता दीदी ने उसमें गाना गा रखा, वंदे मातरम। कौन सा? सुजलाम सुबलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। हेमंत कुमार जी ने भी गाना गा रखा उसमें। ठीक है, तो अब आज के जमाने में तो बच्चे ऐसी पिक्चर नहीं देखते, लेकिन अगर आप उस पिक्चर को देखोगे तो, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है, थोड़ा देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोशिश करना उसको समझने की कि फकीर ये सन्यासी विद्रोह था क्या। ठीक है, तो भाई
यात्रा पर लगे प्रतिबंधों ने सन्यासियों को इतना क्षुब्ध कर दिया कि वे विद्रोह पर उतर आए। इन सन्यासियों में अधिकांश शंकराचार्य के अनुयायी थे। कौन थे? ध्यान रखना, जैसे मुस्लिमों का धर्मगुरु खलीफा होता था, हिंदुओं के धर्मगुरु कौन होते हैं? शंकराचार्य होते हैं। शंकर का रूप माना जाता है, भगवान शंकर का रूप उन्हें। और ये योद्धा भी होते हैं। नागा भी इन्हीं के उसमें होते हैं। क्या अखाड़े सुने हैं आपने? सबसे बड़ा अखाड़ा, जूना अखाड़ा अवधेशानंद जी के हैं उसके। ये योद्धा भी होते हैं। योद्धा समझते हो? जब कभी धर्म पर आपत्ति आ जाएगी, हिंदू धर्म पर, तो जो धर्म के लिए युद्ध करने वाले लोग होंगे वो कौन होंगे? कौन होंगे? नागा। नागा साधु बड़े क्या होते हैं? सम्मानित होते हैं, पूजनीय होते हैं। कभी कुंभ में जाना, तब देखना आप, जो अलग अलग अखाड़े होंगे, है ना, और हथियारों से लैस होते हैं उस समय। ठीक है, तो पहले तो शाही स्नान के लिए क्या होते थे? बड़ी लड़ाइयां होती थी। अब तो प्रशासन काफी क्या करते हैं। तो जब आपके धर्म पर संकट आएगा तो अंतिम योद्धा कौन है? नागा साधु है। ठीक है। आनंद मठ, हाँ जी, पिक्चर का नाम होगा आनंद मठ। हाँ, आनंद मठ किताब लिखी ना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी। किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा। द्विज नारायण और कीना सरकार नेता थे सन्यासी विद्रोह के। ठीक है। और वंदे मातरम क्या था? गाना था उसमें, जो कि हमारा बाद में क्या बना? राष्ट्रगीत बना। उस राष्ट्रगीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सहनी कर रहे थे, वहां पर गाया गया पहली बार वंदे मातरम। ठीक है। और वंदे मातरम, आपको बता दूं कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चला। तो वंदे मातरम सबसे ज्यादा इस देश में कब गाया गया? आंसर, स्वदेशी आंदोलन में गाया गया। कब गाया गया? तो स्वदेशी मूवमेंट का जो गीत था वो था वंदे मातरम। बच्चे बच्चे, बूढ़े बूढ़े, सबने गाया। ठीक है। अब नहीं गाते हैं बच्चे। अब क्या गाते हैं? क्या बोलते हैं यार उसको? बड़ी तेज गाते हैं जो, हिप रैप। क्या गाते हैं? रैप म्यूजिक। ठीक है, अपने अपनी विधाएं हैं, अब क्या करें। इन सन्यासियों में अधिकांशतः शंकराचार्य के अनुयायी थे, जो हिंदू, नागा और गिरी सशस्त्र सन्यासी थे। क्या थे? गिरी सशस्त्र सन्यासी थे। इन सन्यासियों ने जनता के साथ मिलकर अंग्रेजी कोठियों पर धावा बोल दिया और खजाने को लूटा। खजाने को लूटा तो अंग्रेजों ने लिखा हुआ। इनका उद्देश्य सिर्फ ये था, भैया तीर्थ यात्रा पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हो आप। मैंने कहा नहीं, इस देश में चुप रहते हैं लोग, लेकिन जब धर्म पर बनाती है तब उसके बाद फिर क्या। हाँ, वारन हेस्टिंग ने लंबे सैन्य अभियान के बाद इस विद्रोह को कुचलने में सफलता पाई। किसने? वारन हेस्टिंग ने। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो वारन हेस्टिंग का काल था। तो 1770 से 1780 तक चला ये कौन? सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के उल्लेख किया है। इतना समझ में आ गया? ठीक। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं हम। पागलपंथी विद्रोह, कौन सा? एक हुआ पागलपंथी विद्रोह। आप लोग बोलते हो क्या पागलपंथी है ये, बट पागलपंथी एक विद्रोह था। करमशाह और टीपू गारो इसके क्या थे? नेता थे। क्या थे? करमशाह और टीपू गारो। तो गारो की पहाड़ियां, भाई आपको भारत के मैप में जाना पड़ेगा और मेघालय जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? मेघों का आलय मेघालय। किससे टूटा? असोम से टूटा। एकमात्र भारतीय राज्य जो मेघालय को तीनों तरफ से स्पर्श करता है वो कौन है? असोम। नीचे से बांग्लादेश है, ऊपर से क्या है? तीनों तरफ से असोम। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ियां है, कीपाकार पहाड़ियां हैं। बादल एक बार फंस गए, घूम घूम कर वहीं पर क्या करते हैं? मौसिन राम और चेरापूंजी में बारिश करते हैं। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पहले चेरापूंजी में होती थी, अब मौसिन राम में होती है। वो चेंज होता रहता है। रेन गेज से नापा जाता है किसको? बारिश को। एसडीएम का एक काम ये भी होता है, खुद नहीं करता है, बट एसडीएम के ऑफिस से मात्रा नापी जाती है कि कितनी वर्षा हुई। क्या हुई? कितनी वर्षा हुई, रेन गेज में मापा जाता है। जैसे हमारे उत्तराखंड में पहले नरेंद्र नगर में बहुत ज्यादा वर्षा होती थी, अब राजपुर रोड पे होती है। राजपुर में होती है, राजपुर में। पता करें, उत्तराखंड में पढ़े कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो पहले राजपुर रोड नहीं, राजपुर एक जगह का नाम भी है। राजपुर रोड जहां जाती है वो राजपुर है। हाँ, तिब्बती लोग रहते हैं वहां पर, है ना। कुठाल गेट का मंदिर है। प्रसाद चढ़ाना, धन चढ़ाना मना है, प्रसाद मिलेगा लेकिन सबको। कुठाल गेट मसूरी जाते हुए पड़ेगा।
उसी के इधर उधर आपको राजपुर वाला क्षेत्र दिख जाएगा। ठीक है, तो गारो खासी जयंतिया भाई पहाड़ियां भी हैं, गारो खासी जयंतिया जनजातियां भी हैं। क्या है भाई? जनजातियां भी हैं। गारो की पहाड़ियों में पागलपंथी नामक धार्मिक संप्रदाय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सक्रिय था, जो सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांत का समर्थक था। सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों का समर्थक था। 1813 ईस्वी में पागलपंथी संप्रदाय के नेता टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह करके जमींदारों के गढ़ों पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया यार? शोषण जहां भी होगा ना तो विद्रोह होगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर क्या होगा, जब गले तक हो जाएगा ना शोषण यहां तक, तो फिर विद्रोह होगा। इन्होंने भी किया जमींदारों के विरुद्ध। किसने? टीपू गारो। टीपू गारो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ठीक है। विद्रोह के समय टीपू इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट, एक जिलाधिकारी की भी नियुक्ति कर दी। क्या कर दी? जिलाधिकारी, डीएम भी बना दिया, अपना ही मजिस्ट्रेट बना दिया, अपना ही न्यायाधीश बना दिया। 1833 में विद्रोह को कुचल दिया गया। टीपू भागकर जिंद चला गया और अंततः 1852 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। करमशाह टीपू गारो, क्या पढ़ा जाता है? करमशाह एंड टीपू गारो, पागलपंथी विद्रोह। याद हो गया? वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन से बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा एक बार यूपी में। क्या पूछा? अभी बताऊंगा कौन सा पूछा, जैसी लाइन आएगी। पर मैंने कहा कि बड़ा चतुराई से पूछा गया वो प्रश्न, तो अब जिज्ञासा आ गई होगी। अब बताता हूं। 1820 से 1870 के बीच में मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वहाबी आंदोलन मूलतः अरब देश में मोहम्मद इब्न अबल ए वाहिब, कौन? मोहम्मद इब्न अबल ए वाहिब द्वारा आरंभ किया गया धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलकर प्रचार प्रसार करना था। दारुल हर्ब मतलब काफिरों के देश को, काफिर कौन? आप और हम, के देश को इस्लाम के देश में क्या करना? कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना। क्या करना? तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना और प्रचार प्रसार करना किसका उद्देश्य था भाई? वहाबी आंदोलन का। यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, जो उत्तर पश्चिम, पूर्वी तथा मध्य भारत में सक्रिय था। कहां? वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीकों से मुक्त करने के लक्ष्य पर कार्य करता था। मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीकों से मुक्त करने के लक्ष्य पर कार्य करता था। वहाबी आंदोलन के संस्थापक अब्दुल वहाब थे। कौन थे? अब्दुल वहाब थे। भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण लोकप्रियता मिली। किसके कारण? तो पूरा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि भाई अरब में, सऊदी अरब, अरब देश जो होते हैं, सऊदी अरब को मान लेते हैं हम। मोहम्मद इब्न अबल ए वाहिब, वहां से नाम पड़ गया वहाबी। वहाबी को जो संस्थापक है वो कौन हो गया? अब्दुल वहाब हो गया। अब्दुल वहाब के बाद भारत में इस आंदोलन को किसने चलाया? सैयद अहमद राय बरेलवी। राय बरेली एक जगह पड़ती है, शायद वहां के रहने वाले रहे होंगे पूर्वज, इसलिए सैयद अहमद राय बरेलवी 1703 से 1787 के कारण लोकप्रियता मिली। सैयद अहमद पंजाब के सिखों को और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ कर मुस्लिम शक्ति की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। किसकी? अब ये दो उद्देश्य याद कर लीजिए। एक तो पंजाब से सिखों को, पंजाब से सिखों को, और बंगाल से अंग्रेजों को मतलब भगाना चाहते थे। कौन? सैयद अहमद राय बरेलवी। ठीक है। मुगल सिख संबंध आपको पता ही है। मुगलों को टक्कर देने वाले कौन थे? बाद में सिख थे। ठीक है। और मुस्लिम शक्ति की पुनर्स्थापना करना चाहता था कौन? सैयद अहमद राय बरेलवी। इन्होंने अपने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने के लिए प्रशिक्षित कर खुद भी सैनिक वेशभूषा धारण कर ली। खुद भी क्या कर ली? सैनिक वेशभूषा धारण कर ली। सैयद अहमद राय बरेलवी ने पेशावर यानी पुरुषपुर यानी पाकिस्तान, पेशावर पुरुषपुर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में, पर 1830 में कुछ समय के लिए अधिकार करके अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। 1826 में खलीफा घोषित कर दिया गया, लेकिन 1831 में मृत्यु हो गई। किसकी? सैयद अहमद राय बरेलवी। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया। एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है कि पटना, यहां भारत में मेन केंद्र कौन सा था? आंसर पटना। पाकिस्तान में भी था पेशावर। अभी भी कुछ चलता है वहां पर पाकिस्तान में, इस तरह के आंदोलन चलते हैं, सरकारों को हिला देते हैं पूरा।
मौलवी चलते हैं वहां पर इस्लाम के नाम पर। तो भारत में आपका वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या बन गया भाई? पटना बन गया। ठीक है। इस आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं में विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम और अब्दुल्ला ये शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम, अब्दुल्ला आदि शामिल थे। वहाबी आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा किसने? यूपी वालों ने, कि 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित और सुगठित जो आंदोलन था वो कौन सा था? आंसर वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि अगर 1857 का रिवोल्ट में जो भाग ले रहे थे, अगर वो भी इसी प्रकार नियोजित, संगठित और सुगठित होता तो मेरे ख्याल से 1857 का विद्रोह भी क्या हो जाता? सफल हो जाता। लेकिन मैंने कहा वहाबी आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि यह 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित और सुगठित था। वहाबी आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक अवश्य था, लेकिन इन्होंने हिंदुओं को कभी विरोध नहीं किया। हिंदुओं का नहीं किया, सिखों के दुश्मन थे पंजाब में। क्या थे? और आपने देखा भी होगा कि इस विद्रोह की वजह से ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान, पंजाब जो था ना, पंजाब में सिख लोग रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुस्लिम बहुल कहां से हो गया भाई? पाकिस्तान में आधे से अधिक पंजाब कहां जा रखा है? पाकिस्तान में जा रखा है। मुस्लिम बहुल कैसे हुआ? इस विद्रोह की, इस आंदोलन की वजह से, वाबी आंदोलन की वजह से। वैसे वहां पे कौन थे? सिख थे। समझ में आया? ठीक है। इनका आंदोलन भारत को अंग्रेजी प्रशासन से मुक्त कराने और मुस्लिम राज्य की स्थापना के लक्ष्य से प्रेरित था। इनका उद्देश्य सीधे सीधे ये था कि मुस्लिम राज्य स्थापित करना है। क्या करना है? मुस्लिम राज्य ने इस्लाम का देश बनाना है और मुस्लिम राज्य स्थापित करना है। इसे पुनरुद्धार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पुनरुद्धार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कूका आंदोलन। कौन सा? यह आंदोलन भी प्रारंभ में धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरुआत हुआ। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि कौन से आंदोलन पहले धार्मिक थे, बाद में वो राजनीतिक हो गए। उनकी प्रवृत्तियां देखनी है आपने। क्या देखनी है? प्रवृत्तियां। यह आंदोलन भी प्रारंभ में धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। कूका आंदोलन का नेता का नाम याद रखना है आपने, भगत जवाहर मल। क्या नाम याद रखना है? भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका, ये दो नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? तो पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, उसमें कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने 1840 में की। ये सियान साहिब के नाम से चर्चित भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन की शुरुआत सिख पंथ में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए किया। क्या किया था? आप देख रहे हैं 1820 से 1870 तक वाबी आंदोलन चलता है, और 1860 से 1870 के बीच में क्या चलता है? कूका आंदोलन चलता है। तो 1860 से 70 में ये क्या कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो भगत जवाहर मल, सियान साहब से क्वेश्चन बन चुका है कि सियान साहब के नाम से किन्हें जाना जाता है? आंसर भगत जवाहर मल। ये क्या कर रहे हैं? सिख पंथ में व्याप्त अंधविश्वास, सिख पंथ में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए। देखो सिख धर्म में तो सीधे सी बात है भाई, गुरु ग्रंथ साहब है, जो उसमें लिखा है उसी के हिसाब से चलना है। नानक की वाणियां हैं, गुरु नानक जी देव की, उनकी वाणियों से चलना है। जो 10 सिख गुरुओं ने कहा है उसी के हिसाब चलना है। बाकी कोई फालतू चीज नहीं, जादू टोना और क्या कुछ नहीं, कोई फालतू चीज नहीं। समझ में आया? चलो जी। जवाहर मल के शिष्य बालक सिंह ने अपने अनुयायियों के साथ अपने मुख्यालय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हजारी नामक स्थान को बनाया। इनका एक शिष्य था बालक, क्या नाम था? बालक सिंह। उसने अपने अनुयायियों के साथ अपना मुख्यालय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कहां बनाया? आंसर हजारी नामक जगह पर बनाया। कूका आंदोलन ने कालांतर में पंजाब से अंग्रेजों के प्रभुत्व को समाप्त कर सिख प्रभुत्व की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया। इन्होंने भी यही कहा कि हम अंग्रेजों के प्रभुत्व को समाप्त कर देंगे पंजाब से, और क्या करेंगे? सिख प्रभुत्व की स्थापना करेंगे। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने 1863 से 72 में जोरदार अभियान चलाया। कूका आंदोलन के नेता राम सिंह कूका, अब इनका नाम याद रखना आपने। तीन नेता हो गए। एक हो गए भगत जवाहर मल, सियान साहब, दूसरे हो गए बालक सिंह, उनका जो शिष्य है, और तीसरे हो गए राम सिंह कूका। को सरकार ने रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? राम सिंह कूका की। अपदस्थ शासकों के आश्रितों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों में और भी जो, अब ये अगला आ गया,
अब कौन से हैं? ये तो थे कौन से? राजनीतिक धार्मिक आंदोलन। धर्म से शुरू हुए, राजनीति भी हुई, राजनीतिक आंदोलनों का भी रूप लिया इन्होंने, और बाद में क्या हो गए? समाप्त हो गए। अब आपने पढ़ने ऐसे आंदोलन जो अपदस्थ शासकों के आश्रितों द्वारा किए गए। उनमें पहला है रामोसी विद्रोह, उसके बाद है गहड़कारी विद्रोह, उसके बाद है सामंतवादी विद्रोह। कौन कौन से? सामंतवादी विद्रोह। ठीक है, तो सबसे पहले इनके नाम, नेताओं के नाम याद करने हैं आपने, फिर धीरे धीरे उसमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। लिखना सीख लीजिए अभी से। लिखना कैसे है? विद्रोह, और उसके बारे में पहले 20 शब्दों में लिखना सीखिए, और फिर 50 शब्दों में लिखना सीखिए। कितना? 20 और 50 शब्दों में। ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो 125 शब्दों में। ठीक है, तो भाई रामोसी विद्रोह 1822 से 41 तक चला। कहां तक चला? रामोसी जनजाति कहां निवास करती थी? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट बोलते हैं महाराष्ट्र में, जो पर्वत श्रृंखला सी चल रही है, हालांकि पर्वत नहीं माना जाता, उसको एक कगार माना जाता है दक्कन का, उसको लेकिन सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं, वैसे ही वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं। तो सह्याद्री बोल सकते हो आप, पश्चिमी घाट बोल सकते हो। महाराष्ट्र में एक आदिम जाति थी, कौन? रामोसी। कौन थी भाई? यह विद्रोह 1822 में शुरू हुआ। इस विद्रोह में कभी मराठा सेना में सैनिक और सिपाही के रूप में कार्यरत मराठों ने मराठा साम्राज्य के पतन के बाद बड़े हुए भूमिकर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। भाई छत्रपति शिवाजी, उनके वंशज, उसके बाद पेशवा वगैरह ये सब चले, मराठा शक्ति बाद में समाप्त हो गई, सैनिक बेरोजगार हो गए, उन पर भी क्या लगा दिया गया? भूमिकर बढ़ाकर लगा दिया गया। तो क्या किया इन्होंने? विद्रोह किया। सैनिक थे ना, क्या थे? सैनिक थे, उनके वंशज थे। 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसियों ने, नाम याद रखना आपने, चित्तर सिंह। क्या नाम याद रखना है? चित्तर सिंह। ठीक है, के नेतृत्व में रामोसियों ने महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में लूटपाट की। 1825-26 में बड़े भयानक अकाल और अन्नाभाव के कारण रामोसियों ने उमाजी के नेतृत्व में दूसरी बार विद्रोह किया। दूसरे नेता का नाम याद रखना आपने, उमाजी। पहले नेता हो गए चित्तर सिंह, दूसरे हो गए उमाजी। ठीक है, अन्नाभाव मतलब अन्न का अभाव, भयंकर अकाल, वृष्टि छाया प्रदेश है, अकाल पड़ते रहते थे। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब लीवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड में वेस्टर्न घाट के भयानक वर्षा होती है मानसून में। ठीक है, और लीवर्ड साइड में बहुत कम वर्षा होती है। चलो, रामोसी कभी मराठा साम्राज्य की सेना में और पुलिस में अधीनस्थ कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन मराठा साम्राज्य के पतन के पश्चात इन्होंने कृषि को अपना व्यवसाय चुन लिया था, कृषि का व्यवसाय करने लगे थे। 1840-41 में नरसिंह दत्तात्रेय पंतकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध रामोसियों का नेतृत्व किया। तीसरे नेता का नाम याद करना आपने, नरसिंह दत्तात्रेय पंतकर के नाम से, मतलब दत्तात्रेय पंतकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध रामोसियों का नेतृत्व किया। दत्तात्रेय को सुना होगा आपने, कौन थे? भाई दत्तात्रेय, जब आपसे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि श्राद्ध प्रथा का प्रारंभ कहां से होता है, पहला श्राद्ध कौन करता है? आंसर, दत्तात्रेय के पुत्र निमि करते हैं। कौन करते हैं? दत्तात्रेय के पुत्र निमि। इस देश में पितरों को भी पिंडदान किया जाता है। क्या किया जाता है? करते हैं, तर्पण करते हैं हर साल। श्राद्ध आते ना, श्राद्ध 16 श्राद्ध होते हैं कि 16 श्राद्ध। तो समझा भी देता हूं, त्रिवेणी घाट जाओगे तो त्रिवेणी घाट में आपको एक दत्तात्रेय घाट मिलेगा। दत्तात्रेय घाट क्यों मिलेगा? क्योंकि जितने भी पितृकर्म होते हैं वो पीपल के पेड़ में किए जाते हैं, वो वहीं पर है दत्तात्रेय घाट में। और जो भी तर्पण होते हैं वो वहीं पर होते हैं। चावल बनाना पड़ता है, पिंड बनाना पड़ता है, किसको देना पड़ता है? किसको? पूर्वजों को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है भाई? पूर्वजों को देना पड़ता है। तो पहला श्राद्ध किसने किया? दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने। चेक कर लेना एक बार, है यूपीएससी का क्वेश्चन रहेगा। ऋषि दत्तात्रेय, हाँ जी, निमि ने किया था। महर्षि निमि ने अपने पिता दत्तात्रेय का, है ना। चलो जी, और ये भी समझा देता हूं कि इस देश में
जब श्राद्ध होते हैं, जब तर्पण दिया जाता है तो क्या करते हैं, अपने पितरों को तो देते ही हैं, साथ में लास्ट तर्पण जो दिया जाता है वो भीष्म पितामह को दिया जाता है। किसको, क्यों दिया जाता है? अरे भाई, जब तर्पण करना है तो अपने पितरों का तर्पण करना है सबसे पहले। दादा परदादा जिनके माता पिता नहीं है वो अपने माता पिता का तर्पण करते हैं। सबके तर्पण हो गए, मतलब किसमें, क्या, परिवार में, कुल में सबके तर्पण हो गए, जो अब क्या हो चुके, पितृ हो चुके हैं। उसके बाद ये भी बोला जाता है कि जो जाने अनजाने अकाल मृत्यु को ग्रसित हुए, जिनको, जिनका नाम मतलब परिवार में नहीं लिया जाता है, मतलब कोई बचपन में ही मर गया होगा कोई, उनका भी तर्पण किया जाता है। लेकिन लास्ट तर्पण किसका किया जाता है, भीष्म पितामह का किया जाता है ना। तर्पण जब किया जाता है, मैंने एक विशेषता देखी कि उसमें गुरु का भी तर्पण, मतलब जो गुरुजी लोग अब नहीं रहे उनके भी तर्पण किए जाते हैं, ये पता है। तो ये तभी तो कहा था शाहजहां ने औरंगजेब को कि देखो, एक वो हिंदू हैं जो मरने के बाद भी अपने क्या पूर्वजों का क्या करते हैं, तर्पण करते हैं, तूने जीते जी मुझे क्या कर दिया, कैद कर दिया। और एक खिड़की छोड़ी जहां से ताजमहल दिखता था। पिताजी, जो आपने पैसा खर्च किया ना वो देखते रहो, कहा, और कंधा भी नहीं दिया जब शाहजहां की मृत्यु हुई। समझ में आया? तो ये बात तो शाहजहां भी कह चुका है। चलो जी आगे देखो, उसको करने से क्या होता है क्या नहीं होता है ये मैं नहीं बता सकता, वो तो जो शास्त्राज्ञ होंगे वही बताएंगे। लेकिन एक मस्तिष्क में ये होता है कि हाँ भाई, हमने अपने पूर्वजों के प्रति क्या कर दिया, श्रद्धा व्यक्त करना, उनको साल भर में एक बार क्या करना, याद करना। बाकी माधो सिंह भंडारी नाम सुना होगा आपने, गौरव भंजक, उनकी माता जी यही तो बोलती है कि 12 दिवालियां चली गई, 16 श्राद्ध चले गए, बेटा नहीं आया अभी तक। तो जब बेटा आता है तो बेटा 11 दिन बाद आता है, तभी तो इगास मनाते हैं यहाँ पर, 11 दिन बाद मनाई जाती दिवाली, है ना। क्यों? क्योंकि जो हमारे लिए युद्ध लड़ रहे थे, तिब्बतियों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे माधो सिंह भंडारी, तो भैया राजा हमारा युद्ध लड़ रहा, हम दिवाली मनाए, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ 11 दिन बाद मनाई जाती है। चलो जी आगे, 1840-41 में नरसिंह दत्तात्रेय पंतकर, अब नाम याद रहेगा, नरसिंह, भगवान नरसिंह, है ना, आधे बाघ, आधे शेर और आधे मनुष्य, नरसिंह दत्तात्रेय पंतकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध रामोसियों का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने रामोसियों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए उन्हें भूमि अनुदान दिया, साथ ही पहाड़ी पुलिस में नौकरी दी। संतुष्ट करना पड़ा इन्हें, पहाड़ी पुलिस में नौकरी दी, भूमि अनुदान दिया ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि रामोसियों के विद्रोह को दबा नहीं पाए थे ढंग से। बाद में तुष्टिकरण की नीति अपनानी पड़ती है, क्या, भैया विद्रोह शांत करो, तुम्हें क्या करेंगे, पहाड़ी पुलिस में भर्ती कर देंगे, वेतन मिलेगा, और साथ में ये लो भूमि अनुदान, तुम्हें क्या दी जाती है, भूमि दी जाती है। अगला है गढ़कारी विद्रोह, नाम से ही पता चल रहा है जो कभी गढ़ों में रहे होंगे, गडकरी, नितिन गडकरी जी सुना होगा आपने, इनके पूर्वज कभी गढ़ों के क्या रहे होंगे, रक्षक रहे होंगे। नितिन गडकरी जी जो हैं, कौन, परिवहन मंत्री जो हमारे हैं, जो सड़कें जो ये दिख रही हैं आपको, है ना। यह विद्रोह कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। कोल्हापुर महाराष्ट्र सुना है आपने? कोल्हापुर को ज्योग्राफिकल टैग भी है, चप्पलें जो होंगी कोल्हापुर में ही बनेंगी, वो वाली, ऋषिकेश में नहीं बना सकते कहीं आपने कोल्हापुरी का, क्योंकि ज्योग्राफिकल टैग, जैसे आप पेटेंट का हनन नहीं कर सकते वैसे ज्योग्राफिकल टैग का हनन भी नहीं कर सकते। समझ में आया? बड़ी सुंदर चप्पलें बनती थी कभी। यह विद्रोह कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। गडकरी वे लोग थे जो मराठों के किलों में कार्यरत आनुवंशिक कर्मचारी थे। क्या थे? आनुवंशिक कर्मचारी थे। इन्होंने बड़े हुए भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध विद्रोह किया। कारण जरूर याद करना आपने, मेंस में आपको नंबर इसी के मिलते हैं। क्यों किया विद्रोह? आंसर, बड़े हुए भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध विद्रोह किया। सरकार को गडकरियों के विद्रोह को दबाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। ठीक है जी। तो ये आपके जो विद्रोह थे, रामोसी, गडकरी, सामंतवादी विद्रोह, ये सब क्या है? ये आपके वो विद्रोह हैं जो अपदस्थ शासकों के आश्रितों द्वारा किए जाने वाले आंदोलन थे। सामंतवादी विद्रोह बता देता हूं, 1844 में सामंतवादी विद्रोह के नेता मराठा सरदार फोंड सावंत थे। कौन थे? फोंड सावंत का नाम हाईलाइट करना है आपने। इन्होंने अन्य सरदारों और ईसाइयों, जिनमें अन्ना साहिब भी शामिल थे, के सहयोग से दक्षिण भारत के अनेक किलों पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन शीघ्र ही सरकार ने विद्रोह को कुचल दिया। क्लियर हो गया? ठीक।
कुचल दिया। तो इसमें नाम याद रखना हमने, फोंड सावंत का। किसका? सामंतवादी विद्रोह, फोंड सावंत 1844। कहां पर भाई? मराठा सरदार थे ये, तो कहां पर? ईसाइयों, सरदारों और ईसाइयों, अन्य सरदारों और ईसाइयों, जिनमें अन्ना साहिब भी शामिल थे। तो फोंड सावंत और अन्ना साहिब के सहयोग से दक्षिण भारत के कई किलों को क्या कर दिया? जीत लिया। फिर 19वीं सदी के कुछ अपदस्थ भारतीय शासकों ने अंग्रेजों की विलय नीति, भारतीय शासकों के मनमाने ढंग से अपदस्थ करने और अंग्रेजी शासन की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया। अब इसके बाद जो अगला मैं बताऊंगा ना, अभी तक तो मैंने बताया आपको कौन से विद्रोह, जो कि अपदस्थ शासकों के आश्रितों द्वारा किए गए। इसके बाद मैं बताऊंगा कुछ अपदस्थ भारतीय शासकों, अपदस्थ भारतीय शासकों जिन्होंने अंग्रेजों की विलय नीति, अंग्रेजों की विलय नीति, भारतीय शासकों के मनमाने ढंग से अपदस्थ, भारतीय शासकों को मनमाने ढंग से अपदस्थ करने की नीति अंग्रेजों की, और अंग्रेजी शासन की नीतियों के विरुद्ध जो आंदोलन किए वो कराऊंगा। उसमें वेलुथम्पी विद्रोह है, दीवान वेलुथम्पी का, उसमें किट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह है, उसमें और भी कई विद्रोह हैं। तो इसको मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, इसमें इतना ही।